नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूँ हरीश और आज मैं लाया हूँ आपके पास 100 क्वेश्चन जो साइंस से इम्पोर्टेंट है, साइंस के। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कराए दे रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद इसमें मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक मैं उसका डिटेल में नहीं पढ़ाता तब तक मुझे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आता। तो चूँकि एग्ज़ाम पास है आपका और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा बहुत हमें साइंस पढ़ना है, तो इसलिए मैंने अभी 100 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं इसकी प्रिपरेशन कराऊंगा टॉपिक वाइज। पहले उसके डिस्ट्रक्टिव पढ़ूंगा, जिस प्रकार से मैंने कंप्यूटर के डाले हुए हैं। पहले मैंने उसका पूरा थ्योरेटिकल डाला, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। उसी प्रकार से अब मैं साइंस में करूँगा, पहले थ्योरेटिकल और फिर उसका ऑब्जेक्टिव। उसी प्रकार से मैथ में थ्योरेटिकल और फिर उसके ऑब्जेक्टिव। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की है। ओके, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, यानी सर्वाधिक CO2 कौन सा देश उत्सर्जित करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने। ओके, इसके बाद प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? ये सभी को लगभग पता होगा, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? दाब अधिक होता है, और दाब अधिक होने के कारण दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है मित्रों? कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल करने लगता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे कि दूध है, ओके, और पानी है, तो इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? दूध का कम होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग, और पानी का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग। तो इसमें क्या होता है कि दूध जल्दी बॉयल हो जाता है। देखते हैं ना हम कि दूध जल्दी उफान आ जाता है और हम पता नहीं चल पाता, और जबकि पानी देर से उफान आता है, यानी देर से खौलता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट, इसी प्रकार से यदि हम पानी को कुकर में रखते हैं तो वो और देरी से बॉयल होगा। तो आपको लगता होगा यार देरी से बॉयल होगा। जी हाँ मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड है प्रेशर कुकर पर, और जनरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड बचा वो ऊष्मा कहाँ जाएगी? उसी की वजह से तो खाना जल्दी पकता है मित्रों। तो इस कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। ओके, प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा लॉ है? तो आपको बता दें कि न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला नियम जो है, तो पहला नियम न्यूटन का ये है कि कोई भी वस्तु यदि गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, और कोई यदि स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई वायु बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का है पहला नियम। दूसरा नियम है किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होगी जो बल की होती है। यानी इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है कि F बराबर ma। तो ये इसका द्वितीय नियम है। तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो वही इसका क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि सपोज दैट रॉकेट है, रॉकेट क्या करता है कि जितना ऊपर की ओर लॉन्च करता है उसके पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि बंदूक से हम गोली दागते हैं तो उतनी ही हमें प्रतिक्रिया पीछे की ओर धक्का लग जाता है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ है। ओके, एक के बाद तावा कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। तो इसका आंसर गंधक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मित्रों क्या होता है कि तावा को यदि गंधक के साथ मिला दिया जाए या साथ में रख दिया जाए तो गंधक तावा से क्रिया कर लेता है और उसको क्या कर देता है? क्षरण कर देता है। इस कारण से गंधक को तावा का शत्रु कहा जाता है। ओके, उगते हुआ डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे तेज होती है और वो ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब सूर्य निकलता है तो हमसे काफ़ी दूरी पर होता है, और इस कारण से वो हमें केवल लाल तरंग दैर्घ्य ही दिखाई देती है। ओके, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो सीधा सा आंसर है रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। ओके, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, उनके बीच रखी एक गेंद
बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है मित्रों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यदि इसका निकालना हो तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 300 डिग्री यानी 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो यानी जितने डिग्री कोण पर झुके तो उसका उसमें डिवाइड कर देते हैं, वो -1 कर देते हैं। जैसे 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री करें तो यहाँ हो जाएगा 36, यानी 6 36, तो 6 आ जाएगा। 6 में से यदि 1 माइनस कर दें तो आंसर हो जाएगा 5। तो ये किसी भी डिग्री का अगर दिया है, निकालना है, तो क्या करेंगे, 360 डिग्री अपॉन जितना डिग्री का निकालना है -1 कर देना तो आंसर आ जाएगा। ओके। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो पानी के अंदर कोई भी हवा का जो बुलबुला है, आपने देखा होगा कभी कोई एक के चित्रों में कि पानी के हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करते हैं, अंदर फोटो दिखती है, हमें बुलबुले की अंदर फोटो दिखती है, तो ये अवतल की तरह कार्य करता है। तो यहाँ मैं आपको अवतल लेंस के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अवतल लेंस क्या है और उत्तल लेंस क्या है। एक्चुअली जनरली दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो जिनमें उत्तल और अवतल को गोली दर्पण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दर्पण 2 हैं, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। गोली दर्पण में एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में प्रकाश सीधे परावर्तित, जैसे किरण, ये समतल दर्पण का उदाहरण है, यहाँ से किरण सीधे आती है और सीधे रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाती है। तो ये जो आने वाली किरण है इसको आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ का जो सरफेस होता है ये चिकना होता है। ओके, तो ये आती है और निकल जाती है, और यहाँ से तो इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पे यदि सीधा एक लंब डाला जाए तो ये जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और यहाँ जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपको दिख रहा होगा, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, क्रांतिक कोण के, आप परावर्तन कोण के, और 2-4 ऑप्शन दे दिए। तो इसका आंसर है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, तो ये होगा समतल दर्पण। उसी प्रकार से यह गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण में ये गोलाकार एक पृष्ठ है, ये गोलाकार कुछ भी ले लें, हम लेंस ले लें और उसको एक साइड से काट दें और एक साइड हम पॉलिश कर दें। तो अगर हमने इसके बाहरी साइड यदि पॉलिश किया है तो ये किस तरह का व्यवहार करेगा, ये करेगा हमारा अवतल दर्पण की तरह। यानी यदि हमने इसको एक साइड से पॉलिश किया है तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। ओके, और ये क्या कहेगा, परावर्तक पृष्ठ, यानी यहाँ से किरणें परावर्तित होंगी। और इसका जो केंद्र बिंदु है, यानी त्रिज्या बिंदु जिसे बोलते हैं, उसका केंद्र बिंदु गोले का, उसे कहेंगे इसकी वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ओके, उसी प्रकार से यदि हम इसको अंदर से पॉलिश कर दें तो अंदर से यदि हम पॉलिश करते हैं तो ये कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ओके, और इसके जो उसी प्रकार से इसका भी जो पॉइंट है वो वक्रता केंद्र कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या की, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। हाँ, इसको बोलते हैं ध्रुव। ये P क्या है, इसका ध्रुव है, और ये भी इसका P क्या है, ध्रुव है। तो इस प्रकार से ये होगी इसका संक्षिप्त परिचय। अब बात करते हैं हम इसके प्रतिबिंबों की। वस्तु विभिन्न परिस्थिति में अवतल दर्पण द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। मान लीजिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। ये कई बार क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ पर बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और ये कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण पर जितने भी जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा उल्टे बनेंगे और क्या बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। ओके,
वास्तविक और उल्टे बनेंगे। केवल एक कंडीशन ऐसी है जो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या बनता है, थोड़ा अलग बनता है, बाकी सभी वास्तविक बनेंगे और उल्टे बनेंगे। केवल एक कंडीशन है जब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ओके, तो पहला, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। आप देख सकते हैं ये किरणें सीधी आएंगी और यहाँ फोकस पर टकराएंगी। यहाँ एक फोकस केंद्र के और केंद्र और ये क्या है, पोल, केंद्र और ध्रुव के बीच में जो बिंदु है उसे क्या कहते हैं, फोकस। तो यहाँ बनेगा। इसके बाद जब कोई वस्तु है, जैसे ये वस्तु, ये भी क्या है, वस्तु है। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी थोड़ा पास आ गई, तो यहाँ पर जो चित्र है वो कहाँ बनेगा हमारा, यानी वक्रता केंद्र से ये थोड़ा फोकस से थोड़ा आगे, ये इस साइड खिसकेगी और ये वस्तु इस साइड की, उसका प्रतिबिंब इस साइड खिसकेगा। तो ये देखिए उल्टा है, यानी नीचे बन रहा, इसलिए क्या बनेगा, उल्टा। ओके, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ये नीचे, और वास्तविक बनेगा। ओके, तो वास्तविक बन रहा और उल्टा बन रहा, तो ये है कहाँ पर बनेगा। अब जब ये हमने इसको अनंत से थोड़ा वक्रता केंद्र के पास ले आए तो ये यहाँ से फोकस से थोड़ा इस साइड आ जाएगा, यानी फोकस और ये क्या है, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ओके, अब अगले स्टेप में जब वस्तु को कहाँ ले आते हैं, वस्तु को ले आते हैं हम वक्रता केंद्र पर। तो अब यहाँ से ये जो इसका प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर थोड़ा खिसक आएगा, तो ये भी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, और वो भी देखो उल्टा है और वास्तविक रहेगा। ये उल्टा सब में है और वास्तविक, तो यहाँ पर भी उल्टा और वास्तविक। अब थोड़ा वस्तु को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दें, तो वस्तु को जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख देते हैं हम, तो क्या बनते हैं, देखते हैं कि हम वस्तु देखो थोड़ा और आ गई, यानी अभी जो वक्रता केंद्र थी अब वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पहुंच जाएगी। तो वस्तु का आकार क्या, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ सबसे छोटा बिंदु के आकार का, यहाँ थोड़ा छोटा, यहाँ और बड़ा, यानी वस्तु के बराबर। अगर आ जाए क्वेश्चन कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण कब बनेगा, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। ओके, इसके बाद जब वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र से आगे और फोकस से पहले, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ओके, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा आप, यानी वक्रता केंद्र के जैसे ही आगे वस्तु आएगी तो वो उसका प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद जब वस्तु को हम फोकस पर ले आए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ओके, तो ये कंडीशन इसके विपरीत आ गई, तो ये अनंत पर बनेगा और कैसा बनेगा, वही वास्तविक और उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। एक ये कंडीशन है केवल जब वस्तु कहाँ पर हो, बिल्कुल अक्ष पोल पर, यानी अक्ष पर, अक्ष के और फोकस के बीच पर, अक्ष और फोकस के बीच पर हो जब वस्तु, तो वस्तु आभासी रहेगा, यानी पीछे साइड हम, क्योंकि यहाँ ये कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए ये पीछे अगर इनको डॉट डॉट को मिला दिया जाए तो यहाँ आभासी रहेगा और क्या रहेगा, आभासी रहेगा और सीधा रहेगा। देखो ये ऊपर बना ना, सब नीचे प्रतिबिंब बन रहे थे, ये ऊपर बना इसलिए ये सीधा बनेगा लेकिन आभासी बनेगा। तो इस प्रकार से ये कौन सा है, अवतल दर्पण। अब आती है, हम इसके एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो यदि अनंत पर हो तो फोकस पर बनेगा, और ओके, और बिंदु आकार का छोटा, बिल्कुल छोटा, वास्तविक और उल्टा रहेगा। वक्रता केंद्र से दूर पर, वक्रता केंद्र यानी अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच हो तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा, वास्तविक और उल्टा। और वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही चित्र बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा, जैसा कि मैंने बताया था। और उसी प्रकार से यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो वक्रता केंद्र से अनंत की दूरी पर बनेगा और वस्तु से बड़ा चित्र बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसी प्रकार से यदि फोकस पर हो वस्तु तो चित्र कहाँ बनेगा, अनंत पर, और बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। लेकिन यदि ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो दर्पण के पीछे बनेगा, जैसा मैंने बताया,
और सब वस्तु से बड़ा रहेगा, आभासी और सीधा रहेगा। ओके, इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, सिर्फ दो कंडीशन है। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। और कैसा बनेगा, ये आप देख सकते हैं कि वस्तु सीधा बनेगा, वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, क्योंकि हम डॉट डॉट करके मिला रहे हैं तो सीधा बनेगा और आभासी, क्योंकि यहाँ से किरणें आएंगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी, तो ये कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको नीचे डॉट डॉट करके फोकस पर मिलाया गया और ये इसलिए वस्तु का सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इसी प्रकार से यदि फोकस के थोड़ा अनंत से थोड़ा ले आए तो अनंत और ध्रुव के बीच यदि कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा, कहाँ, फोकस से थोड़ा पहले, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा और क्या बनेगा, सीधा और वो आभासी बनेगा। ओके, तो इस प्रकार से उत्तल और अवतल दर्पण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको एक बार देख लें। ओके, इसके बाद आते हैं हम पुनः क्वेश्चन में। तो ये प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, अवतल की तरह। इसको याद कैसे करें मित्रों, अव का मतलब देखो, इस साइड डंडा लगा हुआ है, यानी इस साइड जो पालिश हो और इस साइड से खुला हुआ है आ में, तो ये क्या कहलाएगा, यानी जिसकी इस साइड से खुला हो वो कहलाएगा अवतल दर्पण, और ऊ में उस साइड खुला नहीं है तो उसके पीछे साइड यानी ऊ साइड, ऊ कैसा बनता है, ऐसा, तो यहाँ से जो किरणें आए वो कहलाएगा उत्तल है। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला है पानी। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो इसका आंसर है 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर मैं थ्योरेटिकल पीछे बताऊंगा तो शायद टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी केवल ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूं, और इसके बाद मैं आपको सभी का दर्पण और परमाणु यानी रसायन, भौतिक और बायोलॉजी तीनों को बहुत अच्छे वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा, क्योंकि यदि इमेज से पढ़ते हैं तो इमेज दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती है और वो काफ़ी लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे वो इमेज के थ्रू पढ़ेंगे तो वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगे। ओके, तो आइए अभी हम केवल इसके जो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बाद में डिटेल पढ़ेंगे। ओके, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर्स की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो हमें पता कि यहाँ पर वस्तु की क्या है, उत्तल दर्पण लगे रहेगा। उत्तल दर्पण में क्या है कि ये आभासी बनेगा और क्या है, मतलब वस्तु से, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि क्योंकि वस्तु का आकार छोटा, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं क्योंकि इसमें वस्तु का आकार हमें छोटा दिखाई देता है और पास दिखाई देने लगता है, तो इसलिए हम बसों में और ट्रकों में क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ओके, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तो इस्पात यानी लोहा में आप देख सकते हैं, जब ट्रेन की पटरी में यदि आप कान रख के देखें तो एक लंबी दूरी से आ रही ट्रेन की गति, ट्रेन को आप पहचान जाएंगे कि इसमें ट्रेन आ रही है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वायु उसमें रुक रही थी तो बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है, पलायन वेग। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है, 11.2, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यदि कोई वस्तु फेंकते हैं तो वो पृथ्वी का पलायन वेग पार कर जाती है। पलायन वेग कहलाता क्या है, पलायन वेग का मतलब होता है कि वह किसी भी वस्तु का, या जैसे कि मान ली पृथ्वी, किसी भी पिंड का यानी पृथ्वी का पलायन वेग वो वेग है जिस पे कोई वस्तु वापस नहीं आती, वो उसका पलायन वेग कहलाता है। जैसे कि चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम है और ना के बराबर, इसलिए वहाँ वायुमंडल सब पलायन कर जाता है, यानी वहाँ रुकता ही नहीं, इसलिए
वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल आधा हो जाएगा, यानी 2% रह जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ये 4 बढ़ेगा तो ये 2 बढ़ेगा। एक लड़की झूला झूल रही है तो उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है आवर्तकाल यानी टी बराबर, क्योंकि उसमें लोलक की लंबाई तो बढ़ नहीं रही, ना ही झूले की कुछ लंबाई बढ़ रही, तो यहाँ पर क्या होगा, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है कि T बराबर 2πL/g। तो इस कारण से यहाँ पर इसमें भी वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण है, अनुनाद के कारण। अभी हम अनुनाद पढ़ेंगे, क्या होता है अनुनाद। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर को वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फव्वारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या है, घट जाता है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से वही 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा, मैंने अभी बताया कि पृथ्वी का पलायन वेग इतना है, तो यदि इसके वेग की जाए तो पृथ्वी से वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। इसी कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो स्प्रिंग घड़ी उपयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। खाना बनाने का बर्तन होना चाहिए किसका, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालक का। यानी कि यदि हम जैसे कि प्रेशर कुकर, कोई ऐसा बर्तन होना चाहिए जिससे ऊष्मा का संचरण ना हो, यहाँ से वहाँ ऊष्मा का ह्रास ना हो, तो उसमें क्या है कि निम्न चालकता होनी चाहिए किसी भी। ओके, तो इस कारण से बर्तन पकाने में हमें बहुत जल्दी खाना पकाना में बहुत सहूलियत होगी, बहुत जल्दी खाना पक जाएगा। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना, 0 डिग्री केल्विन। वाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिवता, धर्मता का। ओके, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है रेड कलर की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि कमरे का ताप कम हो जाएगा, जबकि ये गलत है। ये 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मुझे याद है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सभी को पता होता है, 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, 2 सेकंड का होता है, क्योंकि घड़ी एक बार इस साइड जाती है और एक साइड जाती है नहीं, 2 बार घूमती है, तो आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये बेंगलोर है, लूसेंट में है। ये काफ़ी रिसर्च संस्थान है, इनमें से ये याद कर सकते हैं आप, बहुत सारे रिसर्च संस्थान हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, यानी कि 36,000 किलोमीटर पर किसी भी सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जो पृथ्वी का जो रोटेशन काल है वो इसके इक्वल हो जाता है। इसलिए यदि हमने कोई सैटेलाइट भारत के लिए लगाया है तो भारत पर हमेशा सेवाएं देता रहता है। यदि हमने ऐसा ना करें 36,000 किलोमीटर, तो पता चले हमने लगाया सैटेलाइट भारत के लिए और वो सेवाएं देने लगा कहाँ, अमेरिका के लिए। तो इस कारण से यहाँ की जो 36,000 किलोमीटर दी जाती है। इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत अच्छा, तब आपको अच्छे से इसका समझ में आएगा। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेटस की। ओके, तो ये वैज्ञानिक है, इसकी शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर
का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। ओके, मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। ओके, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ये बिल्कुल अपोजिट है, आप इसको बिल्कुल कंटेस्ट कर लें कि दूरदृष्टि होगा यानी उनको क्या है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी और दूर की दिखाएंगे। जो दोष होगा वही दिखाई देगा, यानी दूरदृष्टि दोष तो दूर की दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष तो निकट की दिखाई देगी। ओके, और दूर की नहीं दिखाई देगी। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस। यदि किसी लेंस में से अक्षरों का आकार बड़ा होता दिखाई देता है तो लेंस कौन है? अवतल लेंस है। ओके, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। तो तारे टिमटिमाई इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जब प्रकाश, ये नियम है किरण का कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मैं इसका एक चित्र दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन यदि कोई किरण क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अवलंब से दूर हट जाती है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है कि यदि कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से क्या होगा? दूर भागेगी या पास आएगी। तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये अवलंब डाली, एक लंब लगाया है, और ये आपतित किरण और ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो ये क्या है कि ये अवलंब की ओर झुक जाती है। यदि सघन है तो झुक जाएगी और विरल है तो फैल जाएगी। विरल मतलब फैलना, तो इस प्रकार से याद रख लेना। तो विरल है तो दूर जाएगी और सघन है तो झुक जाएगी। ओके, तो ये भी वन लाइन फैक्ट है, इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन एक आवेशित रहित कण है? तो न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं रहता, न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है? माइनस ऋणात्मक रहता है। और प्रोटॉन क्या है? धनात्मक रहता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर की कहलाता है। ओके, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अभी मैंने बताया था, देखो अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य दो अलग अलग है। तो नीले बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। उसी प्रकार से लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। रडार की कारण प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है: रेडियो तरंगों का परावर्तन पर। ओके, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर रडार कार्य प्रणाली काम करती है। किसी पिंड के उस गुरुत्वाकर्षण को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसे कहते हैं जड़त्व। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है: विकिरण का उत्पीड़न और उत्सर्जन। ओके, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है और वो काफ़ी टाइम तक, यानी वो जल्दी से नहीं धंस पाता। ओके, तो बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आइसक्रीम क्या होती हैं, कभी कभार चिपक जाती हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया है? तो प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हार्टज या लघु तरंगों का, लघु रेडियो तरंगों का। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? बृहस्पति में। बृहस्पति में क्या है? मीथेन उपस्थित है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोग
का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है। लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी से। जहाँ पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं वहाँ बेरी बेरी हो जाता है। ओके, मांसपेशियों निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल से। लैक्टिक मतलब खट्टे। प्रकाश वर्ष क्या होता है या क्या होता है? प्रकाश वर्ष है प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी है, यानी दूरी का मात्रा क्या है? प्रकाश वर्ष। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। और कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है। तो ये किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। ओके, और अगर हम कहें कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। जैसे अभी हमने बताया कि मुख्य अक्ष यानी पोल क्या कहलाता है? जो सेंटर पॉइंट है वो पोल कहलाता था। ओके, यानी वक्रता केंद्र नहीं, यानी जहाँ से जाती है वो जो दर्पण का मुख्य केंद्र वो क्या कहलाते हैं? मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अवतल मैंने बताया था, तो कहाँ पर बनी? फोकस पर रहेगी, तो चित्र कहाँ बनेगा? अनंत पर। यही फर्क पड़ता है ऑब्जेक्टिव में और डिटेल में पढ़ने पर। अब देखिए, ये सारी चीज 4 क्वेश्चन और 2-4 ऊपर जो क्वेश्चन मिले थे, अगर हमने उसको डिटेल में पढ़ लिया तो ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं। इसलिए पहले उसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो पहले आप डिटेल पढ़ें, इसके बाद फिर उसके ऑब्जेक्टिव करें, तो आपका 100% क्लियर हो जाता है। वही मैं आपसे करवाने वाला हूँ। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वो क्या कहलाती है? जिंक कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। लेमार्क तथा ट्रेविनेरस ने। लेमार्क तथा ट्रेविनेरस ने। कार का मात्रक क्या है? जूल है। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी की। ओके, ये अभी मैंने ऊपर बताया प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। देखो, यौगिक, मिश्रण और तत्व, ये तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसके लिए मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो है, वो यदि आप देखें तो आपको इसके डाउट या इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं पूरे क्लियर हो जाएंगे। तत्व, यौगिक, मिश्रण क्या होता है, धातु, अधातु, और इसके बाद और भी उसमें बहुत सारे चैप्टर दिए हैं कि रसायन भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है। ओके, और उसमें आप देख लें, काफ़ी सारा दिया हुआ है, थोड़ा 10 मिनट का, ज़्यादा तो नहीं है, 10 मिनट का करीब वीडियो है, आप देख सकते हैं उसको। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। ओके, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 322 मीटर प्रति सेकंड होती है। ओके, ये भी एक कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। ओके, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है क्या? प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, इकाई का है, दूरी का मात्रक है। पार्शिक इकाई है दूरी की, पार्शिक भी क्या है? इकाई की दूरी है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो ये शीशा, सभी को पता है कि धातु होते हुए क्या है? कुचालक है। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट, आयोडीन, इनमें क्या है? धातुई चमक पाई जाती है। आप देखते हैं कि जो आयोडीन है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ग्रेफाइट भी चमकता है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी और वो वाली गैस नहीं निकलेगी। ओके, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े नाचने लगते हैं।
पानी का घनत्व अधिक होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए बोला जाता है कि जहाँ जब ठंड पड़ती है तो ठंड पड़ने पर कोहरा छाता है और अपने किसान क्या करता है कि उस खेती को पाला से बचाने के लिए पानी लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि जो जल का घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और इससे टेम्परेचर नीचे नहीं जाता, इसलिए उनको पाला से बचाने के लिए वहाँ पर पानी लगा दिया जाता है। ओके, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। ओके, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो अमोनिया क्या है, एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रा ऐसा ही मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, कैंडेला। ओके, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये विज्ञान की शाखाएं हैं, उसमें फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन होता है ना। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ में क्या होती हैं, पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं और वो दीवारों से रिफ्रैक्ट करते हैं, उनको बता देता है कि आगे दीवार है। तो इसके बाद 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में और करूँगा और कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं आपको उसका डिटेल से पढ़ाऊँ। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मुझे तो पता है ये आपको पसंद आने वाला नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आशा करता हूँ कि अगला जो वीडियो बनाऊँगा वो आपको पसंद आए। थैंक यू।